हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के लिए क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब्स चक्र का अध्ययन करेंगे। क्रेब्स चक्र जो होती है, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होने वाली एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने वाली एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, जिसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसको क्रेब्स चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सर्वप्रथम एक बायोकेमिस्ट H.A. क्रेब द्वारा खोजा गया, जिनके सम्मान में इस प्रक्रिया को हम क्रेब्स चक्र कहते हैं, जिसके सम्मान में H.A. क्रेब्स को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसमें सिट्रिक अम्ल एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसके कारण इस चक्रीय प्रक्रिया को हम सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। इसके अलावा इसे TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है, उस क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में 3 बार कार्बोक्सिलेशन होता है, जिसकी वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 बार जो है कार्बोक्सिलेशन होता है। और यह आप बताया है हमने आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने वाली अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब यह स्टार्ट कहां से होती है? जब ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस एक अनऑक्सीकरण या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया होती है, या यूं कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दोनों रूपों में हो सकती है। परंतु जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल द्वारा अर्थात 6 कार्बन परमाणु युक्त ग्लूकोज के अणु द्वारा 3 कार्बन परमाणु वाले 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण हो जाता है, तो उसके पश्चात एक माइटोकॉन्ड्रिया में चक्रीय क्रिया प्रारंभ होती है, जो कि जो शर्करा के अणु होते हैं या अन्य भोज्य पदार्थों के जो अणु होते हैं, जैसे बात करें हम शर्करा या प्रोटीन या वसा, इन अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण करती है। अर्थात जो क्रेब्स चक्र है, इसके दौरान भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे जंतुओं में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अपचय वाली वीडियो में बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का अपचय होता है, वो 4 विधि में संपन्न होता है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा बताया था आपको ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अर्थात यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है, उस पाइरुविक अम्ल से
कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को बाहर निकाल देता है, जिसके फलस्वरूप 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल से 2 कार्बन युक्त एसिटाइल के अणु का निर्माण होता है, जिसको इस तरह से दे सकते हैं। जब ऑक्सीकार्य कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल, यह पायरुविक अम्ल का क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। इसके साथ साथ या यूं कहें कि इसका क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप इसमें दोनों प्रक्रिया में डिहाइड्रोजनेशन भी होगा और विकार्बोक्सिलीकरण भी होगा। अब डिहाइड्रेशन के फलस्वरूप तो क्या होगा, इससे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलता है। तो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलता है, यानी कि इससे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को एक रिड्यूस्ड कोएंजाइम NAD+ निकोटिनाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD+ द्वारा निकले हुए हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया जाता है और NADH+H+ यानी कि NADH2 का निर्माण कर देता है। साथ ही विकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप इससे किसका निष्कासन हो जाता है, CO2 का निष्कासन हो जाता है। और इसी प्रक्रिया के दौरान इसमें कोएंजाइम A और ऐड होता है। पायरुविक अम्ल के साथ डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसके फलस्वरूप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल रहा और NADH को बना लिया उसने, और विकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप CO2 का निष्कासन हो गया। और इसके साथ कोएंजाइम A और ऐड होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है। तो जो पायरुविक अम्ल 3 कार्बन परमाणु युक्त होता है, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन परमाणु वाले संरचना का विकास हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीकार्य कार्बोक्सिलीकरण की घटना है, यह भी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जिसको हम ऑक्सीशोषण भी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में शर्कराओं का पूर्ण अपचयन होता है। अब जब एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कर लेता है, हो जाता है, तो यह एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर सिट्रिक एसिड साइकिल को प्रिपेयर करता है, यानी कि उसकी प्रोसेस को चालू करता है। ठीक है, तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, ये देखा जाए तो कैटाबोलिज्म प्रोसेस होती है, कैटाबोलिज्म यानी कि अपचय की प्रक्रिया होती है, यानी कि इसमें बड़े भोज्य अणुओं का छोटे भोज्य अणुओं में परिवर्तन होता है। परंतु जो इसके अंदर प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो एंजाइम काम में आते हैं, वे एंजाइम अन्य दूसरी जगहों पर कुछ अन्य पदार्थों के संश्लेषण में भी काम आते हैं। जैसे जब ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया देखते हैं हम, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया, उस दौरान कुछ एंजाइम इसमें वहां पर प्रयुक्त होते हैं, जिसकी वजह से इसमें एनाबॉलिज्म की प्रोसेस भी होती है, एनाबॉलिज्म भी देखा जाता है। इसके कारण जो पीसीए होता है, क्रेब्स होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉलिज्म, एंटीबॉलिज्म प्रोसेस। अर्थात जो क्रेब्स साइकिल होता है वो क्या होती है, एंटीबॉलिज्म प्रक्रिया होती है।
अध्ययन करते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम ये होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ये ऑक्सीकारी विकार ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बन गया। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर जाता है और इसके पास केवल कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। अब इसका हम एग्जांपल इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमने ग्लाइकोलाइसिस के दौरान धंधा स्टार्ट कर दिया था, है ना, उससे कुछ मात्रा में हमें लाभ हो गया और हमें ऊंचाइयों तक चढ़ना है, ऊंचाइयों पर पहुंचना है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। तो अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमें किसी से पार्टनरशिप करनी होगी जिससे कि हमारा बिजनेस आगे तक बढ़े। पार्टनरशिप नहीं करें तो हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा या भुर्रा बनाना पड़ेगा किसी को, जिससे कि हम कुछ पैसे उधार ले सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें सपोज कीजिए 6 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? 6 करोड़ की आवश्यकता है और हमारे पास मात्र 2 करोड़ रुपए हैं। 2 करोड़ रुपए का मतलब 2 कार्बन परमाणु वाले एसिटाइल कोएंजाइम हैं। तो 6 करोड़ का बिजनेस करने के लिए हमें कितने और आवश्यकता है? 4 करोड़ की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो 4 करोड़ की आवश्यकता की पूर्ति होगी वो ऑक्जेनो एसिटिक अम्ल से पूरी होती है। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन परमाणु वाले से जुड़ जाता है तो इन दोनों की उपस्थिति में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। क्योंकि हमने व्यापार स्टार्ट कर दिया, उसमें हमें कुछ धंधा करने के लिए वर्कर्स की आवश्यकता होती है, मजदूर की आवश्यकता होती है और वो मजदूर हमें क्या निकाल के देते हैं? प्रोडक्ट निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे मजदूरों के रूप में एंजाइम्स कार्य करते हैं। एक सिंथेटेज एंजाइम है जो कि मजदूर है। यह सिंथेटेज की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम और एक्टिव एसिटिक अम्ल सिट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेता है, जो कि कैसा है? 6 कार्बन परमाणु वाला होता है। यानी कि अब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, हमने उधार ले लिया, 6 करोड़ आ गए हमारे पास। और जो एसिटाइल कोएंजाइम इस एंजाइम की उपस्थिति में बाहर निकल जाता है, यानी कि नावश्यक पदार्थ को इस वर्कर ने बाहर निकाल दिया और प्योर चीज प्रोडक्ट के रूप में निकाल ली, सिट्रिक एसिड बन गया। यह सिट्रिक एसिड से जब जल का अणु निष्कासित हो जाता है और वह जल का अणु एकोनेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप सिस एकोनेटिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यह सिस एकोनेटिक अम्ल सिस एकोनेटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यह आइसोसिट्रिक अम्ल भी कैसा है? यानी 6 कार्बन परमाणु वाला है। आइसोसिट्रिक अम्ल में क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन होता है। इसकी उपस्थिति में आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन कम निकलेगा। तो हाइड्रोजन कम निकलेगा तो उस हाइड्रोजन के अणु को रिड्यूस कोएंजाइम NAD+ द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और NADH2 का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऑक्जेनो सक्सेनिक अम्ल का निर्माण होता है। इस ऑक्जेनो सक्सेनिक अम्ल में बिकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है। बिकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल जाएगा। बिकार्बोक्सिलेशन में मतलब बी मतलब निष्कासित होना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल समूह। तो कार्बोक्सिल समूह का निष्कासन हो जाता है, CO2 का निष्कासन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अल्फा कीटोकेलेटोनिक अम्ल बनता है। क्योंकि यहाँ तक हम कह सकते हैं 6 कार्बन परमाणु वाला था, यहाँ पे जब एक कार्बन निकल गया तो ऑक्सीजन कीटोकेलेटोनिक अम्ल कितने का रह गया? 5 कार्बन परमाणु वाला रह गया। इसका अल्फा कीटोकेलेटोनिक अम्ल का होने से डिहाइड्रेशन होता है और कोएंजाइम इसके अंदर प्रवेश करता है। डिहाइड्रोजनेशन के साथ साथ बिकार्बोक्सिलेशन भी होता है, जिससे इसमें एक तो कोएंजाइम में प्रवेश कर रहा है और CO2 बाहर निकल रही है। CO2
जिसको Na2 द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और NaDH2 बना देता है। तो एक कार्बन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे अभी कैसा था, 5 कार्बन था, जिससे किसका निर्माण होता है, सक्सिनिक कोएंजाइम का निर्माण होता है। और सक्सिनिक कोएंजाइम कैसा रह गया, 4 कार्बन परमाणु वाला हो गया। इस सक्सिनिक कोएंजाइम में थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। और सक्सिनिक अम्ल भी क्या है, 4 कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला है। यहाँ पे एक विशेष घटना होती है कि जो एडीपी होता है, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया करके एटीपी का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये नीट और पीएमटी वगैरह का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्रैश चक्र के दौरान एक सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एकमात्र एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो किस दौरान होता है, जब सक्सिनिक कोएंजाइम में से सक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है, तो उस दौरान एकमात्र सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसमें एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया कर एटीपी का निर्माण कर लेता है और सक्सिनिक अम्ल का फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। यह सक्सिनिक अम्ल में पुनः से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन निकलता है। और निकले हुए हाइड्रोजन को जो राइबोप्रोटीन कारक होता है, यानी कि फ्लेविन जो कारक होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और NaDH2 का निर्माण होता है। इसकी उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल से डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण होता है, फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण होता है। और फ्यूमेरिक एसिड जो होता है फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। वैसे देखा जाए तो जब सक्सिनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो हमारी क्रैश चक्र यहीं पर संपूर्ण हो जाता है, परंतु हमने किसी का उधार दिया है तो उधार को भी चुकाना है। 4 करोड़ लिए थे तो 4 करोड़ हमें उधार भी देने हैं, इसको ऑब्जेक्ट एसिड अम्ल को। तो ये 4 करोड़ है, इसको उधार चुकाने कैसे हैं, कुछ ही आगे पड़ता है इस वजह से। तो जो ये फ्यूमेरिक अम्ल बन जाता है, फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है और मैलिक अम्ल में डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप मैलिक अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और जो हाइड्रोजन कण निकलते हैं उसको NAD+ द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और NaDH2 बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से अंत में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और यह ऑक्जेलो एसिटिक पुनः से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर अगली प्रक्रिया को स्टार्ट कर देता है एसिटाइल कोएंजाइम से क्रिया करके। तो इस तरह से जो है क्रैश चक्र संपूर्ण होता है, जिसमें यदि हम टोटल गेन देखें एटीपी का, सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी का गेन देखें या एटीपी के रूप में टोटल ऊर्जा का उत्पादन देखें तो केवल कितना होता है, 1 एटीपी का उत्पादन होता है। केवल कितने का होता है, 1 एटीपी का उत्पादन होता है। ठीक है, यदि देखें नेट गेन देखें तो नेट गेन इसमें कितने NaDH2 बने, 1 2 3 तो कितने बनते हैं, NaDH2 बनते हैं, 3 NaDH2 और 1 NaDH2 से कितने एटीपी बनते हैं, 3 बनते हैं। तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 एटीपी बनेंगे। FADH2 कितने बने, 1 FADH2 बनता है, 1 FADH2। 1 FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं तो 1 गुना 2 बराबर 2 एटीपी। तो इससे टोटल कितना गेन हुआ, 12 एटीपी का निर्माण हुआ। ठीक है, परंतु ये लिंक्ड रिएक्शन नहीं है, संयोजित रिएक्शन नहीं है, संयोजित अभिक्रिया नहीं है। यदि लिंक रिएक्शन की बात करें तो इसमें ऑक्सीकारी विकारोक्सीकरण की प्रक्रिया भी होती है, जिसमें क्या होता है, एक NaDH2 का निर्माण होता है। अभी हमने देखा पायरुवेट अम्ल से जब एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है तो उसमें एक NaDH2 बनता था ना, अभी देखा था आपने पहले। ठीक है, तो वहां पे लिंक रिएक्शन की बात करें तो एक NaDH2 बनता है, उस NaDH2 के द्वारा 3 एटीपी और बनते हैं।
चूंकि ये एक पायरुविक अम्ल की बात है और ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा 15 गुना 2 बराबर 30 एटीपी। तो क्रेब्स चक्र के दौरान कितने एटीपी बनते हैं? 30 एटीपी बनते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने बने थे? टोटल 8 बने थे। तो इस तरह से टोटल 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अपघटन के कारण बाद। ठीक है, 38 एटीपी का निर्माण हो गया। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो नेट गेन इसमें टोटल एटीपी के रूप में कितना होता है? 1 एटीपी का, और 2 टर्म में कितने का हो जाएगा? 2 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे चेक भी मिलते हैं कुछ, जैसे NADH चेक हो गया, एक NADH चेक हो गया, ये NADH चेक हो गया, FADH चेक हो गया। इन चेकों के कारण जो है इसकी एटीपी उत्पादन क्षमता अधिक होती है, जिस वजह से टोटल गेन इसमें कितने का होता है? क्रेब्स चक्र में 30 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह का होता है क्रेब्स चक्र। थैंक यू, समझ आया होगा आपको। थैंक यू सो वेरी मच। किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, एंड हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।